जय हिंद, स्वागत है आपका लाइव टाइम्स में। मैं हूं आपके साथ संजय यादव। पश्चिम बंगाल चुनाव में काउंटिंग से पहले मुख्य पार्टी टीएमसी और बीजेपी में जीत के दावे किए जा रहे हैं। दंगल चरम पर है। अब जब काउंटिंग में गिना चुना वक्त बचा है, सोमवार सुबह 8 बजे से बंगाल में वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी और इससे पहले ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी और बीजेपी 200 सीटों पर जीत के दावे कर रही। 200 प्लस भी। बंगाल में वोटर्स ने अपना फैसला सुना दिया। उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई, लेकिन दावों का बाजार गर्म है। ऐसे में आज हम आपको बताएंगे कि किसके दावे में कितना दम है, किसकी दावेदारी दमदार है। वेस्ट बंगाल में 294 सीटों पर सोमवार को वोटों की गिनती होगी। ऐसे में सबसे अहम सवाल यह कि क्या ममता बनर्जी जीत का चौका लगाएंगी या फिर बीजेपी बंगाल में पहली बार सत्ता पर काबिज होगी। लेकिन वोटों की गिनती से पहले बंगाल में टीएमसी और बीजेपी में जीत को लेकर कशमकश जारी है। दावों के दंगल में कयासों का बाजार गर्म है। लेकिन सबसे पहले आपको बताते कि पिछले 3 चुनाव की हकीकत क्या रही। 2011 के बंगाल विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी ने लेफ्ट पार्टी की 3 दशक से ज्यादा से चली आ रही सरकार को हराकर जबरदस्त जीत हासिल की थी। ममता की पार्टी को 2011 में 184 सीटें मिली, जबकि लेफ्ट पार्टी को महज 62 सीटों से संतोष करना पड़ा। वहीं कांग्रेस 42 सीटों पर सिमट गई। 2016 में दीदी की अगुवाई दूसरी बार राज्य में टीएमसी सरकार बनाने में कामयाब रही और इस बार ममता बनर्जी की टीएमसी 2011 दरअसल के बाद 211 सीटों पर इस बार जीत हासिल की। राज्य में पहली बार बीजेपी का खाता खुला, पार्टी को 3 सीटें मिली। वहीं वाम दल का दायरा 2011 के मुकाबले घटकर 33 पर पहुंच गया, जबकि कांग्रेस को मामूली बढ़त मिली। 44 सीटों पर कांग्रेस जीत पाई, जबकि 2021 में टीएमसी को बम पर जीत मिली। बीजेपी ने पहली बार बंगाल में पांव जमाया और 77 सीटें जीतने में सफल हो गई। वहीं 2021 के विधानसभा चुनाव में बंगाल में कांग्रेस और वाम दल का सूपड़ा ही साफ हो गया। दोनों का खाता तक नहीं खुला, यानी दोनों दलों को एक भी सीट नसीब नहीं हुई। अब बात 2026 बंगाल विधानसभा चुनाव की। राज्य में 2 फेज में मतदान हुआ। दोनों फेज में 293 सीटों पर करीब 91.8% वोटिंग हुई और यह राज्य के चुनावी इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा वोटिंग परसेंटेज है। लेकिन चुनावी आंकड़े भी राजनीति की तरह होते हैं, मुस्कुराते बहुत हैं, बताते कम हैं। 2021 में राज्य में 7 करोड़ 34 लाख मतदाता थे। इस बार यह संख्या घटकर 6 करोड़ 82 लाख रह गई, यानी कि करीब 52 लाख नाम सूची से गायब हो गए, कम हो गए। लेकिन वोट फीसदी बढ़ने पर सियासी दल इसे अपने तरीके से विश्लेषण करने में लगे। बीजेपी का कहना है कि लोगों में टीएमसी के खिलाफ गुस्सा है, इस वजह से वोटर्स ने राज्य में जमकर मतदान किया, जो बदलाव का इशारा कर रहा है। इस बार बंगाल की इलेक्शन को अगर हम देखें, ये जो परसेंटेज आया बहुत हाई परसेंटेज है। बंगाल में लगभग 30% मुस्लिम है। आप अगर पहले से ही मुस्लिम बूथों पर देखेंगे तो मुसलमान बूथों पर हाई परसेंटेज वोटिंग पहले से ही रिकॉर्डेड है। 2019 ऑनवर्ड्स मुझे तो पता ही है। तो अभी जो बढ़ रहा है तो स्वाभाविक रूप से वो हिंदू बूथों पर वोटिंग परसेंटेज बढ़ रहा है। पिछले जो लास्ट 19 से अगर ट्रेंड देखें तो ज्यादातर हिंदू वोट बीजेपी के पक्ष में आया है इस स्टेट में। उसके साथ साथ जो बाहर काम करने वाले माइग्रेंट लेबर्स, माइग्रेंट जो लोग हैं, वो भी आए हैं इस बार वोट देने के लिए, क्योंकि एसआईआर होने के बाद एक पहला वोट है। अब जरा असली वोटों की कहानी से आपको रूबरू करवाते हैं। 2021 में 6 करोड़ 4 लाख लोगों ने वोट डाला था, जबकि 2026 में यह संख्या बढ़कर 6 करोड़ 26 लाख हो गई। मतलब 22 लाख वोटों का इजाफा हुआ। वोट में 3.6% की बढ़ोतरी हुई। मतलब साफ है कि वोट बढ़े जरूर हैं, लेकिन उतने नहीं कि वोट परसेंटेज देखकर आप हैरान रह जाएं। 2021 के मुकाबले 2026 में वोट फीसदी 82.3% से बढ़कर 91.8% पहुंच गया। अब आपको बता दें कि आखिर कैसे वोट प्रतिशत में इजाफा हुआ, तो जान लीजिए इसका जवाब। दरअसल डिनोमिनेटर इफेक्ट, कुछ मतदाता कम कर दीजिए, वोट लगभग उतने ही रहने दीजिए और प्रतिशत को उड़ान भरते देख सकते हैं। वही लेफ्ट इससे इत्तेफाक नहीं रखता है। लेफ्ट पार्टी का कहना है कि एसआईआर की वजह से मतदाता सूची छोटी हुई और यही वजह कि मतदान प्रतिशत में इतनी बड़ी बढ़ोतरी देखी जा रही है। और बहुत ही कष्ट और परेशानी का सामना करके वो अपना वोट को संभाल पाए, वोट के अधिकार को बहुत जद्दोजहद लड़ाई से। तो जो कुछ अधिकार जद्दोजहद से मिलता है उसका प्रयोग लोग और ज्यादा ढंग से करते हैं। वो टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं रहा, इसलिए जो बाहर थे वो भी आए, जो बीमार थे वो भी आए, इसलिए वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है। अब सीटों की तस्वीर के बारे में समझाते हैं। 2021 की तुलना में 2026 में 242 सीटों पर ज्यादा वोट पड़े, यानी ज्यादातर इलाकों में मतदाताओं ने लोकतंत्र के महापर्व में जमकर अपनी भागीदारी दिखाई और वोटिंग की, जिसमें चंचल सीट पर 20,000 वोट पहले के मुकाबले ज्यादा पड़े। वहीं डोमकल में और
शमशेरगंज में वोटों में जबरदस्त इजाफा हुआ। इसके अलावा शीतलकुची में भी लोगों ने जमकर वोटिंग में हिस्सा लिया, जबकि पूर्वी वर्धमान में 93.97% वोटिंग हुई, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। लेकिन सबसे दिलचस्प ट्रेंड उन सीटों पर दिखा जहां मतदाता सूची से बड़ी संख्या में नाम हटाए गए। चौरंगी, जोरासांको, शमशेरगंज, हावड़ा उत्तर और कोलकाता पोर्ट, इन सीटों पर नाम कटे और मतदान प्रतिशत जबरदस्त तेजी से उछला। ऐसे में जब सोमवार को वोटों की गिनती होनी है तो टीएमसी और बीजेपी दोनों जीत के दावे कर रहे। बीजेपी ने कहा कि बंगाल की अस्मिता और महिला सुरक्षा को बड़ा मुद्दा मानकर वोटिंग किया। ऐसे में कहा यह जा रहा है कि ममता सरकार की विदाई होनी है और असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने 200 सीट जीतने का दावा भी कर दिया है। पहला चरण में ही हम लोगों बीजेपी 110 सीट तक हम लोग जीत चुके हैं, जो हमारे आकलन है। और मेरा मानना है, ये मेरा खुद का, मैं हर सभा में बोल रहा हूं, इस बार असम में हम लोग 100 सीट मिलेगा, बांग्ला में 200 सीट मिलेगा। असम में सेंचुरी होगा, पश्चिम बंगाल में डबल सेंचुरी होगा। देखिए, टीएमसी मान चुकी है कि वो हार रही है। ममता बनर्जी हो या अभिषेक बनर्जी हो, वो अपने वर्कर का उत्साह पैदा कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि कहीं वर्कर काउंटिंग से पहले ना भाग जाए उन्हें छोड़कर, क्योंकि वो तो मतलब परस्त हैं। कुछ कांग्रेस से आए, कुछ कम्युनिस्ट के जो गुंडे थे वो टीएमसी में घुस गए। अब लग रहा है उनको कि टीएमसी तो जा रही है, आइंदा क्या होगा। और भारतीय जनता पार्टी तो किसी गुंडे को स्थान देने वाली है नहीं, तो इसलिए अपने वर्कर का उत्साह वर्धन करने के लिए एग्जिट पोल को झुठला रही हैं, खोखले दावे कर रही हैं। 4 मई और दीदी गई, इसमें कोई शक नहीं है। वही टीएमसी का दावा है कि इस बार दीदी चौका लगाएंगी क्योंकि वोटिंग का परसेंटेज बढ़ा है। इसका मतलब साफ है कि लोगों में एसआईआर को लेकर गुस्सा था, लोगों ने रिवेंज वोटिंग की। ऐसे 2021 में 215 सीटें जीतने वाली टीएमसी का भी दावा है कि लाख कोशिश के बाद बीजेपी सरकार नहीं बना पाएगी। सीएम ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि बीजेपी न वोट हासिल करने के लिए सरकारी तंत्र का दुरुपयोग बीजेपी ने किया है, लेकिन इसका फायदा उसे नहीं होने वाला। दीदी ने दावा किया कि उनकी पार्टी 200 सीट पर जीत हासिल कर फिर से सत्ता में वापसी करेगी। 226 क्रॉस করব 2026-এ। মানুষ যে বিপুলভাবে ভোট দিয়েছে, আমার তাদের প্রতি পুরো ভরসা, বিশ্বাস, আস্থা আছে। এবং সেন্ট্রাল ফোর্স যে ব্যবহার কাল করেছে এবং তাতে যে নতুন পুলিশগুলো অ্যাপয়েন্টমেন্ট হয়েছিল, যারা আমার হাতে ছিল না, তারা ভীষণ মেয়েদের মেরেছে, বাচ্চাদের মেরেছে। যে ভদ্রলোক উদয়নারায়ণপুরে ভোট দিতে গিয়ে মারা গিয়েছে, আমি তার শোকাহত পরিবারকে সমবেদনা জানাবার ভাষা আমার নেই, কিন্তু পরিবারটার পাশে আমরা থাকবো। এবং যে তৃণমূল কংগ্রেস কর্মীরা এমনকি সাংবাদিকদেরও মেরেছে। ये कोई बोलता है कि हम श्योर कि अच्छा होगा, अगर नहीं हुआ तो क्या होगा? तो हमें लगता है अच्छा होगा, तृणमूल विल डू वेल, यही लगता है। लेकिन ये याद रखने पड़ेगा कि बहुत वोट कम भी हुआ एसआईआर के कारण, तो कुछ मेकअप हुआ हाई परसेंटेज में, इसलिए परसेंटेज ज़्यादा दिखा रहा है। यही बात है। अगर 10% एसआईआर में कम हो गया, 10% ज़्यादा वोट हुआ, तो बात एक ही रहा। तो सियासी गेम दांव पर नहीं चलता, इसके लिए जमीनी हकीकत को भी परखना होता है। टीएमसी की मुखिया ममता बनर्जी और बीजेपी 200 सीट जीतने का दावा कर रही, लेकिन ममता की राह में इस बार 5 रोड़े हैं जो उनके लिए मुश्किल का सबब बन सकते हैं। दरअसल ममता 15 साल से बंगाल में सत्ता पर काबिज है। इस बार कहा यह जा रहा कि उनके खिलाफ 15 साल की सत्ता विरोधी लहर दिख रही। बेरोजगारी, राजनीतिक हिंसा, महिलाओं की सुरक्षा, भ्रष्टाचार जैसे मसले ममता के लिए परेशानी बन सकते हैं। वहीं एसआईआर ने टीएमसी को नुकसान पहुंचाया, लाखों संदिग्ध नाम काटे गए और कई नाम जोड़े गए। इससे टीएमसी के पारंपरिक वोट बैंक खास करके अल्पसंख्यक प्रभावित हुए। बीजेपी ने इसे घुसपैठियों के खिलाफ कार्रवाई बताया, जबकि बीजेपी ने बंगाल में जीत के लिए 5 साल पहले ही तैयारी शुरू कर दी। बूथ मैनेजमेंट के साथ ही उम्मीदवारों के चयन पर भी बारीकी से ध्यान दिया गया। पीएम नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह समेत बड़ी नेताओं को प्रचार के लिए मैदान में उतारा गया। वहीं चुनाव दर चुनाव बीजेपी का वोट शेयर बढ़ा। 2011 में बीजेपी को 1 सीट नहीं मिली, लेकिन बीजेपी पिछले 10 साल से
पश्चिम बंगाल में अपनी जड़ मजबूत करने के लिए लगातार काम कर रही थी। बेशक राज्य में अब तक अपनी सरकार नहीं बना पाई थी, लेकिन हर चुनाव में उसने अपना वोट शेयर बढ़ाने में जरूर कामयाबी हासिल की। साल 2021 में बीजेपी ने 70 सीटें जीतकर राज्य में मुख्य विपक्षी पार्टी बनी। पश्चिम बंगाल में इस बार वोट परसेंटेज करीब 92% रहा है, जो सबसे ज्यादा हाई रहा। आमतौर पर जब किसी राज्य में वोट परसेंटेज अचानक इतना बढ़ जाता है तो उसे मौजूदा सत्ता के खिलाफ माना जाता है, लेकिन 3 चुनाव के आंकड़े को देखें तो वोट फीसदी बढ़ने से ममता को फायदा ही हुआ है। बहरहाल बंगाल में लोकतंत्र के पर्व में इस बार जोश और उत्साह जबरदस्त है। बंगाल में रिकॉर्ड मतदान हुआ। अब 4 मई यानी कल जब ईवीएम खुलेंगे तब पता चलेगा कि ये रिकॉर्ड मतदान बदलाव की आहट है या सत्ता में वापसी का गणित है, या फिर बंगाल की राजनीति का एक और दिलचस्प मोड़। मतलब साफ है कि सोमवार का दिन किसके लिए शुभ होता है, ये कल पता चलेगा, देखने वाली बात होगी। तो हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ रहे हैं इस वक्त, लेकिन आपको बता दें कि सोफिया खान नेता टीएमसी हमारे साथ जुड़ गई हैं। सोफिया जी, स्वागत है आपका। बीजेपी के भी लोग हमारे साथ जुड़ जाएंगे कुछ देर में, इसके अलावा दूसरे और प्रवक्ता होंगे। लेकिन सोफिया जी, बड़े बड़े दावे आपके भी हैं, बीजेपी के भी बड़े बड़े दावे हैं। बीजेपी कॉन्फिडेंट है कि इस बार 92% वोटिंग परसेंट है उसके पक्ष में है, लेकिन आप लोग कह रहे हैं कि ये तो सिर्फ बीजेपी के दिन के तारे हैं, दिन के सपने हैं, सच्चाई नहीं। इस कॉन्फिडेंस में इतना आत्मविश्वास आखिर कहां से है? किस वजह से आप लोगों को लग रहा है कि इस बार 200+ होने जा रहे हैं फिर से? नमस्कार, आदाब आप सभी को। देखिए, ये आत्मविश्वास जो है जनता जनार्दन की वजह से है। और बीजेपी का देखिए कॉन्फिडेंस तो 2021 में भी था कि वो लोग 200 पार कर रहे थे। ये कॉन्फिडेंस 2024 में भी था कि वो 400 पार कर रहे थे, लेकिन मुंह की खानी पड़ी। एग्जिट पोल चिल्लाते रहे, लेकिन हमने एग्जैक्ट पोल के ऊपर विश्वास रखा है। और 29 तारीख को सुनिश्चित हो चुका है कि जनता सर्वोपरि है, जनता जनार्दन है, जनता ने हमें ही चुना है। क्योंकि हम लोग 365 दिन अगर पश्चिम बंगाल में कोई ग्रास रूट लेवल की जो संगठन है वो तृणमूल कांग्रेस के पास है। अभी उनको और भी बहुत समय लगेगा यहाँ पर पैर जमाने के लिए। सिर्फ हिंदुत्व को लेके या हिंदू मुसलमान को लेके या धर्म को लेके या उल जलूल चीजों को लेकर मुझे नहीं लगता कि पश्चिम बंगाल के लोग अभी भी बदलाव के लिए तैयार हैं। क्योंकि पश्चिम बंगाल में देखिए एक बहुत बड़ा जो फैक्टर इनके अगेंस्ट में गया है वो ये है कि एक तो बंगालियों को, बंगाली भाषी लोगों को एक डेफिनेटली एक डर तो है ही कि यहाँ पर आकर यूपी बिहार या अन्य लोगों का जो दखल है वो अभी भी पश्चिम बंगाल के लोग नहीं चाहते। और दूसरा जो इनका सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट रहा इस पूरे चुनाव में कि इनके पास संगठन नहीं है, इनके पास कार्यकर्ता नहीं है, लोकल कार्यकर्ता। अभी इनको कैंपेनिंग के लिए भी स्टार प्रचारक भी इनको बाहर मतलब पश्चिम बंगाल के बाहर में जो राज्य के बाहर रहते हैं उन सारे लोगों को बुलाना पड़ा। वो प्रधानमंत्री हो या अमित शाह हो या 20 राज्य के मंत्री हो, ये सारे लोग। और अपार्ट फ्रॉम दैट इन लोगों ने जो कुछ भी किया, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ लड़ाई तृणमूल और भाजपा की थी। पश्चिम बंगाल के लोगों ने भी देखा है या सहा है, जो एसआईआर करके जिनके नाम कटे, तो जिनके नाम कटे उनके तो कटे, वो तो चलिए वोटिंग लिस्ट से बाहर हो गए। लेकिन जिनके कटे हैं ना, उनके रिश्तेदार अभी भी, नोट कीजिएगा, जिनके कटे हैं उनके रिश्तेदार अभी भी वोटिंग के अधिकारों में हैं। तो ऐसा भी हुआ है कि जिनके पिताजी का नाम है लेकिन उनके बच्चों का नाम कट गया है। तो अब ऐसे में जाहिर सी बात है कि बदलाव नहीं, बदला चाहिए वाला एक नीति के साथ लोगों ने भर के चुनाव किया, पोलिंग किया है। तो ये एक और डेफिनेटली एक लहर तो है, लेकिन लहर जो है सिर्फ और सिर्फ ममता बनर्जी को सरकार में लाने की लहर है। तो अभी उनको लगता है कि अभी और भी समय लगेगा इनको, क्योंकि पश्चिम बंगाल डेफिनेटली इनके लिए जीतना बहुत आवश्यक था। सिर्फ इसलिए नहीं कि वो एक राज्य जीतना चाहते थे, बल्कि यहाँ से वो सुनिश्चित करना चाहते थे कि 2029 की रणनीति बन सके। ये दिखाना चाहते थे कि हमने हर एक राज्य में इनका जो हिंदुत्व वाला फैक्टर है वो चला। लेकिन पश्चिम बंगाल में ये सारी चीजें जो है वो नहीं चलेंगी। पहले भी किया था, ऐसा नहीं है, 2021-24 में भी किया था, लेकिन वो चीज यहाँ पर चला नहीं। लेकिन इनको अपनी रणनीति बदल कर आनी चाहिए थी, क्योंकि पश्चिम बंगाल में कुछ और भी चाहिए लोगों को। पश्चिम बंगाल में विकास की बात करते, कुछ एक मॉडल लेकर आते कि भाई ठीक है पश्चिम बंगाल कह तो रहे कि 15 सालों से यहाँ पर सिर्फ गुंडागर्दी हो रही थी, कटमनी कल्चर पैदा किया गया था, भ्रष्टाचार पैदा किया गया था, नेता जेलों में गए, मुद्दा तो उठा ही रहे थे लोग। हाँ जी, ये बार बार दावा तो कर रहे हैं कि यहाँ कटमनी कल्चर, भ्रष्टाचार, महिलाओं के खिलाफ अत्याचार, तमाम चीजें। ये तो उन्होंने 2021 में भी उठाया, 2019 में भी उठाया, पहले भी उठाया, लेकिन उसके बाद क्या हुआ?
बहुमत के साथ जो है ममता बनर्जी जीतती रही। इनफैक्ट 2021 के बाद इन्होंने क्या किया, हिंदू खतरे में है, हिंदू जल रहा है, पोस्ट पोल वायलेंस हो गया, फलां ठका हो गया, लेकिन 2024 में क्या हुआ, इनके 18 सांसद 12 पे आ गए। अगर पश्चिम बंगाल के लोग इतने ज्यादा प्रताड़ित होते, परेशान होते, तो वो लोग जाहिर सी बात है ममता बनर्जी को कब का हटा चुके होते। लेकिन ममता बनर्जी ने वाकई में काम किया। अगर महिलाओं की बात करें तो महिलाओं को लक्की भंडार दिया है, कन्याश्री दिया है, और ये जुमलों में नहीं दिया है, ये वाकई में दिया है। और चुनावी वादा नहीं दिया है कि चुनाव के समय में हम वन टाइम पेमेंट करके खत्म हो गया भाई, खरीद लिया औरतों को, नहीं। वाकई में ममता बनर्जी ने वोटिंग लेने के लिए नहीं किया है, बल्कि वाकई में ममता बनर्जी ने उद्धार किया है महिलाओं का। या सिर्फ ग्रास रूट लेवल महिलाओं का नहीं, बल्कि सदन में सबसे ज्यादा महिलाएं जो है वो तृणमूल कांग्रेस की है। आप देखिए जाकर, सबसे ज्यादा ये आरक्षण की बात करते हैं, आरक्षण की ये बात करते रह गए, लेकिन परिसीमन का क्या हुआ वो हमने डिबेट ऑलरेडी किया 2 हफ्ते पहले। लेकिन इनके पीछे की मंशा महिलाओं को सशक्त करना नहीं है। महिलाओं के कंधे पर ये लोग बंदूक चलाना जानते हैं। जैसे उन लोगों ने यहाँ पश्चिम बंगाल में अभया की मां को लेकर बंदूक चलाने की कोशिश की, तो हम लोग महिलाओं को लेकर राजनीति नहीं करते हैं, महिलाओं का उद्धार करते हैं। तो डेफिनेटली महिलाओं ने इस बार फिर से सुनिश्चित किया है कि ममता बनर्जी की सरकार बन रही है 4थी बार। अच्छा, कुशल पांडे जी जवाब दीजिए। ये तो कह रहे कि वोट परसेंट जो बढ़ा है वो ममता दीदी के मुख्यमंत्री के पक्ष में गया है। बीजेपी का तो यहाँ अपना नेता तक नहीं था, प्रवक्ता तक नहीं था। सेंटर के टीम में 20 राज्यों में जहां जहां सरकार है वहां के नेताओं मंत्रियों को बुलाकर यहां कैंपेन कर रहे हैं, प्रधानमंत्री को, गृह मंत्री को बुलाकर यहां पर रैलियां करवा रहे हैं। जब ग्राउंड पे है ही नहीं तो बाहर का सहारा लेना पड़ेगा, और बाहर के सहारे लोगों का फिर कैसे समर्थन मिल पाएगा? ये जो 92% है ये टीएमसी के लिए, बीजेपी के लिए नहीं। देखिए, सोफिया जी को मालूम नहीं है संजय जी कि जब भी वोट परसेंटेज बढ़ा है तो सरकार के खिलाफ गया है, पहली बात। दूसरी बात जो ये कह रहे हैं कि दिल्ली से लोगों को लाना पड़ रहा है, प्रधानमंत्री आ रहे हैं, गृह मंत्री आ रहे हैं, मुख्यमंत्री आ रहे हैं, तो हमारी 20 से 21 राज्यों में हमारी सरकार है तो मुख्यमंत्री आ रहे हैं, हमारे केंद्र में सरकार है तो प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जी आ रहे हैं। आप कह रहे हैं कि बाहरी को ला रहे हैं, अपने केजरीवाल जी को क्यों बुलाया बंगाल में प्रचार करने के लिए? आपके पास तो लोग हैं। अपने केजरीवाल को बुलाया, अपने झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को बुलाया अपने प्रचार करने के लिए, क्यों भाई? आपके पास तो लोग हैं, क्यों आप फिर बाहरी लोगों को बुला रहे हैं? अगर हम बुला रहे हैं अपने मंत्री को, अपने केंद्रीय मंत्री को, अपने सांसद को या अपने विधायक को, अपने मुख्यमंत्री को, आपको तकलीफ हो रही है, केजरीवाल को बुला रहे हैं, हेमंत सोरेन को, आपके पास तो लोग। आप कह रहे हैं कि महिला वोट हमें मिलेगा, तो महिला वोट भाजपा के साथ में है। ये अगर ये सोच रहे कि महिला वोट मुख्यमंत्री की वजह से, महिला होने की वजह से उनके पास है, तो नहीं, ये भूल है। क्योंकि महिलाओं के जो अत्याचार लगातार 15 सालों से पश्चिम बंगाल में हो रहा है, उतना अत्याचार किसी के साथ भी नहीं हुआ है। कांड देख लीजिए, नौ छात्रा के साथ में आप देख लीजिए, उसको 55 साल की हमारी महिलाएं भी सुरक्षित नहीं है पश्चिम बंगाल में। और खुद महिला मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि 8 बजे के बाद महिलाओं से निवेदन है कि घर से बाहर न निकले। शर्म आनी चाहिए अगर ऐसी महिला मुख्यमंत्री को, उन्हें उसी दिन रिजाइन दे देना चाहिए था जिस दिन उन्होंने। नहीं, ये तो बातें सही हैं, लेकिन टीएमसी का एक बॉटम लाइन ये है कि आप लोग 2 महीने 3 महीने सिर्फ यहाँ कैंपेन करने आए थे, चुनावी यात्रा पर निकले थे। 3 महीने बाद चुनाव खत्म हो गया, अब सब गायब हो गए। चाहे 20 राज्यों के वो मुख्यमंत्री हों, चाहे आपके बड़े नेता हों, चाहे आपके राष्ट्रीय प्रवक्ता हों, अब इसके बाद कोई पूछने वाला है नहीं। और पिछले 2 चुनाव से ये देखा जा रहा, वो कह रहे कि हम 365 दिन रहते हैं यहाँ पर, भरोसा हम पर है कि आप पर है? भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता जमीन पर रहता है, लोगों के बीच में रहती है। हमारे जो व्यवस्था में लोग थे। कुशल भाई, आपकी आवाज थोड़ी कट रही, मुझे लग रहा कि सोफिया जी सुन भी नहीं पाएंगी, आवाज थोड़ी ठीक करवाते हैं, है ना? आपके माइक में शायद कोई दिक्कत हो रही है, दोबारा मैं सही करवाता हूँ। सोफिया जी बताइए, वो तो कह रहे कि भाई हम हर जगह इसीलिए तो हैं क्योंकि जनता हमें पसंद कर रही है। एक चीज तो मैं माननी पड़ेगी कि ये भाजपा के जितने भी प्रवक्ता हैं उनका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई है, जबकि ये जान चुके हैं 29 तारीख को सुनिश्चित कर दिया है पश्चिम बंगाल के लोगों ने, वो ईवीएम के डब्बे में बंद कर दिया है कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी फिर से वापस आ रही हैं। उसके बाद इनकी बौखलाहट देखते बनती थी, ईवीएम में घोटाले करने की कोशिश की, कर नहीं पाए, मैनिपुलेशन करने की कोशिश की, सीसीटीवी कैमरा में देखा गया। अभी इन्होंने रीपोलिंग करवाया, अभी ये सारी चीजें, अभी ये कई दिनों से ये डिबेट में बोलते फिर रहे थे कि अभी बड़ा शांतिपूर्वक हुआ, बड़ा शांतिपूर्वक हुआ। अभी 29 तारीख को जब हवा निकल गई तब ये इन्होंने डायमंड हार्बर में अपने लोगों को खड़ा करके मीडिया के सामने चिल्लाना चालू किया, ये कर दिया, वो कर दिया, ये किया, वो किया। अरे झूठ है। सुनिए,
सिचुएशन के हिसाब से आप लोग की स्टोरी बदल जाती है, पूरा स्टोरी बदल जाता है। आप लोगों का स्क्रिप्ट तैयार रहता है पहले से कि अभी ए बोलना है, बी बोलना है, सी बोलना है, डी बोलना है, तो स्क्रिप्ट तो रेडी है आपके पास। आपके सुनिए आपके आईटी सेल से जो स्क्रिप्ट मिलता है ना, वही पढ़ते हो आप लोग। ये मजबूरी है, मैं समझ सकती हूँ, आपकी मजबूरी है वो स्क्रिप्ट को पढ़ना, और किस समय में कौन सा स्क्रिप्ट पढ़ना है ये भाजपा के प्रवक्ता बखूबी जानते हैं। तो कॉन्फिडेंस के लिए मैं आपको सैल्यूट करूंगी कि कॉन्फिडेंस बड़ा है आपका, ये जानते हुए कि कल 4 मई के बाद आप लोग का सफाया हो रहा है, उसके बाद भी कॉन्फिडेंटली यहाँ पर बैठे हैं, उसके लिए मैं सैल्यूट करूंगी। हाँ नहीं, लेकिन कल किसके खेमे में लड्डू बटने वाला है, और रसगुल्ला मिष्टी दोई किसके खेमे में आने वाली है? हरा रसगुल्ला खाएंगे, हरा रसगुल्ला, और इनको भी खिलाएंगे, खिलाकर विदा करेंगे। हरा रसगुल्ला? अरे बंगाल की पहचान सोफिया खान, सोफिया जी, बंगाल की पहचान सफेद रसगुल्ला है, आप उसको हरा करने की बात कर रही है, यही तो बीजेपी के लिए पॉइंट मिल जाता है। नहीं, कल एकदम हरा, कल हम रसगुल्ला बिरयानी सब हरा रहेगा हमारा। हाँ। हम मछली भी हरा करके खाएंगे कल कहीं हम ऐसा ना हो कि मछली रंग के देखते हैं लोग कितना प्रचार करते हैं। अब ये मछली लेकर घूम रहे थे ना, मछली को हरा करके घूमिएगा आपकी बात, ठीक है? हाँ। अब ये मछली को हरा करके घूमिएगा। जब अच्छा, दिल्ली आइएगा तो यहाँ से मांसो लेके जाइएगा, जरूर मछली लेकर जाइएगा दिल्ली, कम से कम एक पेटी। नहीं, वो तो सही है, इस बात का जवाब आप दे दीजिए। कल अगर मान लीजिए भारतीय जनता पार्टी बहुमत हासिल करती है, नंबर अगर उसके फेवर में आते हैं, तो ये तो बंगाल की जनता भी पूछ रही कि भाई 15 साल तो दीदी हमारे साथ रही हैं, दीदी मुख्यमंत्री के तौर पर चेहरा भी रही हैं, आप लोग तो हवाई करते हैं, और दीदी इस बात को मुद्दा भी बना देते कि मान लीजिए ये जीत गए, किसी को उठाकर बैठा दिया तो बंगाल की सरकार बंगाल से नहीं चलेगी, दिल्ली से चलेगी। बंगाली कोई बंगाली मुख्यमंत्री बंगाल का जन्मा मुख्यमंत्री बनेगा। ये जो कह रहा है, जो लोगों को गुमराह मुख्यमंत्री के द्वारा कि बाहर से लेकर के बढ़ा दिया जाएगा, तो चलाया जाएगा, तो मैं इसके चैनल के माध्यम से पूरे बंगाल को मैं एसोर्ट कर देना चाहता हूँ कि बंगाल बंगाली यहाँ पर मुख्यमंत्री बंगाली। चुना कैसे जाएगा, विधायक दल या पर्ची सिस्टम? विधायक दल तो भी आपने देखा कि बिहार में हमारी सरकार बनी थी, उसके बाद विधायक दल होता चुना गया। अरे हमने कई राज्यों में देखा है सर, नाम तो नहीं लेंगे, कई राज्यों में देखा हमने। सोफिया खान, इसका जवाब दीजिए आप। क्या कहा इन्होंने, पहले बताइए। इन्होंने कहा कि डंके के चोट पर हम बोलते हैं कि पश्चिम बंगाल का ही बंगाली बोलने वाला, मछली खाने वाला ही मुख्यमंत्री बीजेपी से बनेगा। कौन? वही शुभेंदु जो पैसा लेते हुए पकड़ा गया था। आपके पास अपने कार्यकर्ता नहीं थे जो टीएमसी का माल लेना पड़ा, उस टीएमसी जिसको आप लोग जो है दिन रात कोसते रहते हैं, फिर भी आपको टीएमसी से ही उठाना पड़ा। टीएमसी का सड़ा फल उठाना पड़ा आप लोगों को। अपने पास क्या नहीं है क्या? आपके खुद के कार्यकर्ता नहीं थे जो टीएमसी से लेना पड़ा आप लोगों को? शुभेंदु को कोई भी सुनिए, शुभेंदु को कोई भी यहाँ पर मुख्यमंत्री के तौर पर नहीं देखेगा। आपको पता भी नहीं है कि आपका मुख्यमंत्री चेहरा कौन है। यहाँ पर शुभेंदु अधिकारी को कम से कम वो फ्रस्ट्रेटेड शुभेंदु अधिकारी को कोई भी मुख्यमंत्री के तौर पर नहीं चुनेगा, ये आप भूल जाइए। शुभेंदु अधिकारी नाम उन्होंने डिस्क्लोज नहीं किया है सोफिया खान, सोफिया जी उन्होंने नाम डिस्क्लोज नहीं किया, उन्होंने ये कहा कि बंगाली ही होगा। अब क्या पता कोई और भी बनाया जाए। शुभेंदु अधिकारी चोर, शुभेंदु अधिकारी। देखिए, मुख्यमंत्री के विधायक जेल में थे, मंत्री जेल में थे, मुख्यमंत्री के भाई वो तक को ईडी बुलाया गया। ईडी बुलाया, आज भी अगर अभी किसी को विदेश जाना पड़ेगा तो ईडी का दरवाजा घर से करके हमें पहले अपना पासपोर्ट लेना पड़ेगा, विदेश जाएंगे। संजय जी, आपके घर में है ना? देखिए, आपकी आवाज नहीं आ रही, लेकिन एक बात तो समझ में आ गई कि दोनों प्रवक्ताओं में जो ऊर्जा इस वक्त है ना, ये साफ तौर पर दिखाती कि कल का मुकाबला, कल जब नंबर सामने आने शुरू होंगे, ये इतना आसान नहीं होने वाला है। यानी कुल मिलाकर दोनों दलों की तरफ से पूरी तैयारी की गई है, और दोनों दल इस उम्मीद के साथ है कि सत्ता में वो फिर से आ रहे हैं या फिर पहली बार वापसी करने जा रहे हैं। यानी मुकाबला एक तरफा नहीं, ठंडे बस्ते में नहीं जाने वाला है। बयान हो, बॉडी लैंग्वेज हो, और या फिर कहा जाए तैयारी हो, सब कुछ दिखाता है कि आज आप अनुमान मत लगाइए, कल का इंतजार करिए। कल सुबह जब 8 बजे ईवीएम खुलना शुरू होगा, बैलेट बॉक्स खुलने शुरू हो जाएंगे, 12 बजे तक जाते जाते पता चल जाएगा कि किसके खेमे में लड्डू, रसगुल्ला, मिष्टी दोई बट रही और कौन वाकई में मायूस, किसके हाथ लगी है।